हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सारे लोग बढ़िया और मज़े में होंगे और पढ़ाई आपकी शानदार चल रही होगी, ऐसी उम्मीद मैं आपसे करता हूँ। ठीक है, तो आपने अपनी जो पढ़ाई है वो बहुत शानदार तरीके से फिलहाल करनी है। आपके पास कुछ ही दिन आपके पास अवेलेबल हैं, इन दिनों को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करिए, खूब मन लगा के पढ़ाई करिए। ठीक है बात। तो आज की हमारी जो सीरीज चल रही थी, जो हमारी स्ट्रेटेजी चल रही थी, उसमें हमारी 4th मार्क वाले कुछ क्वेश्चन हम लोग ने किए थे कल। 3 से 4 क्वेश्चन आई थिंक पहली वीडियो में रहे थे। आज हम दोबारा 4 नंबर की सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं विद द पार्ट 2। ठीक है बात। और सारे क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट, बड़े मजेदार क्वेश्चन हैं, तो सारी वीडियो अच्छे से देखनी है। ठीक है बात। और बाद में वो क्वेश्चन जो आपको पीडीएफ के फॉर्म में टेलीग्राम के चैनल पर आते हैं, उनको संभाल के रखना है और उनकी प्रैक्टिस आपने खुद से एक बारी करनी है। ठीक है बात। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट किया जाए। तो हमारे पास देखें, हम फर्स्ट क्वेश्चन आपको फ्लैश हो गया है। फर्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग जनरल एंट्रीज फॉर इशू ऑफ डिबेंचर इन द फॉलोइंग केस। ठीक है, केसेस बना रखे हैं, 2 केसेस मेरे पास अवेलेबल हैं, तो उन दोनों केसेस के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन फिलहाल के एग्जाम में आने की पूरी पूरी संभावना है बच्चे। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों ने जहां भी आपको जैसे ऐसे क्वेश्चन नजर आए, उन्हें आप करिए पक्का। ठीक है बात, क्योंकि ये जो क्वेश्चन हैं ये इंपॉर्टेंट हुए अपने आप में। तो देखें आप क्या कहता है, हमें फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं, यानी हमें जो ब्लैंक्स हैं वो फिल करने हैं। यहाँ पर हमारे पास बैंक अकाउंट हमें दे रखा है, टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट दे रखा है, फिर बीइंग मनी रिसीव ऑन 207% डिबेंचर एट ₹165 ईच इंक्लूडिंग ₹15 प्रीमियम। तो पहले इस एंट्री को हम लोग समझें कि हमने यहाँ पर कैसे और किस तरीके से इस एंट्री को करना है बच्चे। ठीक है बात। देखें बच्चे, तो फॉर्मेट पे आप पूरा पूरा ध्यान दें। ठीक है, तो जो फॉर्मेट हमें आ रखा है वही हम फॉर्मेट हमको एग्जाम में भी बनाना पड़ता है, तो आप फॉर्मेट का ध्यान रखिएगा। मैं फॉर्मेट यूज नहीं कर रहा, लेकिन आप लोगों ने एग्जाम में फॉर्मेट यूज करना है। चलें देखें हम लोग, हमें पहली एंट्री दे रखी है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। हमें अमाउंट यहाँ भर के नहीं दिए हुए हैं। अब अमाउंट कितना आएगा उसकी क्या ट्रिक है बच्चे, उसकी ट्रिक हमारे पास क्या रहेगी, यहाँ लिखा है बीइंग मनी रिसीव्ड ऑन 207% डिबेंचर एट ₹165 ईच इंक्लूडिंग ₹15 प्रीमियम। यानी क्या हुआ, हमने 200 डिबेंचर पर अमाउंट रिसीव किया हुआ है ना, हमने 200 डिबेंचर पर अमाउंट रिसीव किया है इन टोटल ₹165 पहली एंट्री में। और यहाँ लिखा है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। इसका क्या मतलब होता है, जहां पर बैंक अकाउंट हम डेबिट कर रहे हैं और डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एक साथ लिख रहे हैं, तो इसका ये मतलब हुआ कि जो पैसा है डिबेंचर का वो एक साथ आ रहा है बच्चे, वो इंस्टॉलमेंट में नहीं आएगा, वो टुकड़ों में नहीं आएगा, वो इकट्ठे एक बार ही आपके पास आ रहा है। 165 इंटू 200 अगर आप करते हैं, इट विल बिकम 33,000। ठीक है बात, इट विल बिकम 33,000। तो ये पहली बात तो आपने ऐसे करनी है। ये करने का तरीका पूरा पूरा डिपेंड होता है आपकी नरेशन पर। अगर आपको नरेशन समझ में आ रही है फिर तो ये जो अमाउंट है इन्हें भरना बड़ा आसान हुआ, बट जो नरेशन हमारी है उसको आप लोगों ने अच्छे से पढ़ना है और नरेशन के ही बेस पर इनको करना होता है। ठीक है बात। पहली एंट्री आपकी इस तरीके से होगी। देखें आप दूसरी जो बात है वो उसने क्या कही है, मैं दोबारा आपको क्वेश्चन फ्लैश करवा रहा हूं। उसकी दूसरी पहले केस की दूसरी एंट्री देखें, वहां क्या लिखा है, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट किया हुआ है, फिर फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ रखा है, ब्लैंक छोड़ा है, डेबिट किया हुआ है और 10,000 लिखा हुआ है उसके आगे। देन फिर 2.7% डिबेंचर लिखा है, 30,000 उसके आगे लिखा है, टू डैश 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 अकाउंट 30,000 सॉरी उसके आगे भी डैश है, और फिर टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट लिखा हुआ है 10,000 रुपए। ठीक हो गया बात। आगे लिखता है कि बीइंग इशू ऑफ 200 डिबेंचर ऑफ ₹150 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10% रिडीमेबल एट प्रीमियम ऑफ ₹50। इसे भी समझते हैं कि किस तरीके से हम लोग करने वाले हैं। देखें बच्चे कैसे हम लोग करने वाले हैं। तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट यहाँ डेबिट किया हुआ है, उसके आगे अमाउंट हमको नहीं दिया हुआ है। अमाउंट हम कहाँ से लेकर आएंगे, देखो डिबेंचर जो हमारी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट थी वो तो 33,000 से थी हमारी, तो यहाँ पर तो बच्चे कितना आ जाएगा, 33,000 हमारा एज इट इज हम लोग लिख देंगे। ठीक है बात। अच्छा उसके बाद यहाँ पर 2.7% डिबेंचर अकाउंट लिखा है और यहाँ पर डैश करके छोड़ा हुआ, इसके आगे 10,000 रुपये दिखा रखा है, यहाँ 30,000 रुपये क्वेश्चन ने दे रखा है। ठीक है बात, ये भी हमें 30,000 रुपये दिया हुआ है, तो 7% डिबेंचर अकाउंट के आगे 30,000 रुपये क्वेश्चन ने लिखा हुआ है, यहाँ ऊपर एक ब्लैंक छोड़ा हुआ है। ठीक है बात, और जो प्रीमियम रिडेम्पशन है इसके आगे भी क्वेश्चन ने 10,000 रुपये ऑलरेडी आपको दे रखा है। ठीक है बात, बाकी बातें आपको फिल करनी है। चलें, तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के आगे हमने 33,000 लिखा, यहाँ हमें डैश करके अकाउंट बनाया है, 10,000 रुपये लिखा है, यहाँ 7% डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट किया है 30,000 रुपये से, ये ठीक कर रखा है मामला। यहाँ पे डैश अकाउंट लिखा है, फिर उसके आगे ब्लैंक कर रखा है, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट लिखा है 10,000 रुपये, यानी जब ये प्रीमियम पर अगर हम रिडीम करेंगे ना अपने डिबेंचर्स को, तो यहाँ पर दिया होगा डिबेंचर को रिडीम किया होगा प्रीमियम पर, तो उस टाइम पर अगर आप
लॉस आपको होने वाली है, क्योंकि अगर आप प्रीमियम पर रिडीम करने का मतलब क्या हुआ, आपने 100 रुपए लिए, प्रीमियम पर रिडीम करने का मतलब क्या हुआ, आपने डिबेंचर 100 रुपए का खरीदा, लेकिन बाद में जब आपको पेमेंट करनी पड़ी ना, डिबेंचर आपने इशू किया 100 रुपए का, लेकिन पेमेंट आपको 150 की करनी पड़ी, तो जो 150 की आपको करनी पड़ी एक्स्ट्रा, जो आपको 50 रुपए देने पड़े, इससे आपको लॉस होता है ना, इस 50 रुपए से आपको लॉस होता है, ये लॉस आपको आज के दिन डेबिट करनी पड़ती है, तो इसलिए हम इस लॉस को डेबिट भी करते हैं और इसी लॉस को क्रेडिट भी करते हैं। तो यहाँ इसलिए जो लास्ट वाली एंट्री कर रखी है, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट जहां पे लिखा है, वहां पर इस लॉस को दर्शा रखा होगा, ये जस्ट एग्जांपल है, इससे इसका कोई लिंक नहीं है। ठीक है बात, चलें आगे हम बात समझते हैं। अब यहाँ पर देखें आप बात, अब नरेशन पढ़ें, आप नरेशन के ऊपर ही पूरा क्वेश्चन डिपेंड करता है। तो यहाँ पे लिखा है कि बीइंग इशू ऑफ 200 डिबेंचर ऑफ ₹150 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, यानी इसमें 10% का प्रीमियम भी था, रिडीमेबल एट प्रीमियम ऑफ ₹50, यानी जब रिडीम होगा उस टाइम पर हमको 50 रुपए की लॉस होने वाली है। तो 50 रुपए की लॉस कितने पर हुई बच्चे, 200 डिबेंचर पर हुई कि नहीं हुई, 50 रुपए की लॉस 200 डिबेंचर पर हुई, क्योंकि यहाँ बात सिर्फ 200 डिबेंचर की करी गई है। तो 200 इंटू 50 5 की अगर बात करें, है ना, तो 5 दूनी 10 ये आ गया और 3 जीरो ये आ गया, तो बच्चे 10,000 का हमें लॉस होने वाला है एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन। तो यहाँ पर 10,000 रुपए, यही वाला 10,000 रुपए यहाँ लिखा हुआ है और यही 10,000 रुपए यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है बात, इसी की बात करें तो यहाँ पर हम इसकी एंट्री फिल करेंगे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। ठीक है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, तो डिबेंचर को इशू करते वक्त हमको लॉस होगा 10,000 रुपए का, वो हमने यहाँ फिल कर दिया। चले 27% डिबेंचर अकाउंट के आगे 30,000 रुपए क्यों डाला भाई देखो ऊपर इस वाली एंट्री को आप पकड़ो, इसमें 165 रुपए लिए थे, लेकिन कहा था कि 15 रुपए तो भैया प्रीमियम के हैं, और अगर 15 रुपए प्रीमियम के हैं तो यानी आपके हुए 150 रुपए, और 150 अगर आपके हैं वो है 200 डिबेंचर पर, अगर 150 इंटू 200 आप करिएगा इट विल बिकम 30,000, तो इसलिए यहाँ पर 30,000 बच्चे आए हुए हैं। ठीक है बात, आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। नाउ यहाँ पर बात करी है, यहाँ पर भाई क्या लिखेंगे, 2 लिखा हुआ है, 7% डिबेंचर के आगे 30,000 रुपए लिखे हैं, बाकी 3,000 रुपए कहाँ है भाई, तो जो 3,000 रुपए हैं वो एसपीआर के रहे होंगे, है ना। यहाँ पे इसने कहा है कि बीइंग इशू ऑफ 200 डिबेंचर ऑफ ₹150 ईच एट प्रीमियम ऑफ 10%, तो 10% तो हम निकालना पॉसिबल नहीं हुआ, लेकिन हम ये मान के चलेंगे कि अगर हमने 33 रिसीव किए थे, 30 इसने यहाँ डाल दिए, है ना, तो 15 रुपए हमारे प्रीमियम के रहे होंगे। 165 में कहा था कि 15 रुपए प्रीमियम के हैं, तो 15 इंटू 200 अगर करेंगे तो 3,000 आएगा। ठीक है बात, तो यानी जो यहाँ पर है, यहाँ पर हम लिखेंगे 2 एसपीआर, यहाँ एसपीआर की बात हो रखी है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बच्चे 3,000 रुपए। ठीक है बात, चले तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन लिखा 10,000 रुपए, एसपीआर हमने 3,000 रुपए लिखा। ठीक है, 7% डिबेंचर अकाउंट लिखा 30,000 रुपए, तो अल्टीमेट लेवल पर देखो कितना ये अमाउंट बन रहा है, 30 और प्लस 43 प्लस 43, तो यहाँ भी आपका अमाउंट 43 आ रहा है बच्चे। तो ये तरीका हुआ फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस को करने का, और ये क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ कि दीज क्वेश्चंस आर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, है ना, फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन। तो उस एग्जाम में ये कंफर्म आएंगे, ये बात आप लिखित ले जाइए, है ना। बैलेंस शीट का भी जो हमने बैलेंस शीट हम लोग कर रहे थे, उसमें भी फील वाला पूरा जो क्वेश्चन है पॉसिबिलिटी है पूरी आने की, और डिबेंचर की भी अक्सर ही क्वेश्चन देखे जाते हैं एग्जाम में, कोई नई बात नहीं है कि इस बार से बीसी ऐसा क्वेश्चन देगा, ऐसा कोई नई बात नहीं है, है ना। मेरे को जितने साल इस करियर में हो चुके हैं, तो मैंने हर साल देखा है कि ये फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन तो कंफर्म बीसी देता है। ठीक है बात, तो इन पर अच्छे से आप कमांड बनाइएगा। ठीक, एक बार आप थोड़ा सा स्क्रीनशॉट इसका ले लें, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बात करते हैं, वो भी हमारा फिल करने वाला ही क्वेश्चन है, बात उसके ऊपर हम लोग कर लेते हैं। ठीक है बात, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर कि अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है ना। सेम क्वेश्चन हमारा था वो भी, बस थोड़ा सा केस नंबर 2 है, और ठीक है, तो 2 नंबर का एक केस, 2 नंबर का एक केस, यानी हर एक एंट्री 1 नंबर की रहेगी आपकी, तो आपकी एक एंट्री बड़ी इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर ही सिर्फ एक एंट्री से मिलने वाले हैं आपको। देखें केस 2 में अगर आपने केस 2 देखें, यहाँ फ्लैश आपको हो गया है, क्वेश्चन कहता है कि बैंक अकाउंट डेबिट किया गया टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट की गई, मतलब सारा का सारा पैसा इकट्ठा लिया गया, सारा का सारा पैसा बच्चे इकट्ठा लिया गया। फिर लिखता है कि बीइंग मनी रिसीव ऑन 900 डिबेंचर एट ₹95 ईच, देख लेंगे कि कैसे किस तरीके से करना है। फिर डैश अकाउंट डेबिट, फिर 2 डिबेंचर अकाउंट, कोई बैलेंस गिवन नहीं है, 2 डैश अकाउंट, कोई बैलेंस गिवन नहीं, कौन सा अकाउंट आएगा ये बात गिवन नहीं। फिर लिखा है टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, यानी ये वाले प्रीमियम भी, सॉरी ये जो डिबेंचर्स हैं इनको भी प्रीमियम पर बच्चे रिडीम किया गया। ठीक है बात, आगे नरेशन आप पढ़ें तो वहां लिखा है कि बीइंग इशू ऑफ 900 डिबेंचर्स एट अ डिस्काउंट ऑफ 5% रिडीमेबल एट प्रीमियम ऑफ 10%, सॉरी ये ₹10 नहीं है, रुपीज नहीं होकर ये परसेंटेज की बात हो रही है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है बात, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हो गया लिखने में, तो यहाँ पर एट अ प्रीमियम ऑफ 10%
होना चाहिए। ठीक है बात, बिल्कुल ये 10% की प्रीमियम पर है तो यहाँ पर रुपीज इसके आगे नहीं आएगा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, इसकी थोड़ा सा ये मिसप्रिंट हो गया, क्वेश्चन लिखने में थोड़ा सा गलती हो गई होगी। ठीक है बात, चलें एक बार बात करते हैं हम इसके ऊपर कि किस तरीके से क्वेश्चन होने वाला है। देखिए बच्चे, तो किस तरीके से क्वेश्चन होने वाला है, तो पहले में लिखा है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। तो पहली बात तो हमें याद रखनी है कि अगर अलॉटमेंट और एप्लीकेशन की एंट्री एक साथ कर रखी है तो इन डिबेंचर पर पैसा एक साथ लिया गया होगा। ठीक है बात, अच्छा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट किया हुआ है, ये भी ठीक हो गया, लेकिन कितना अमाउंट आएगा ये हमको पता करना है ना। तो अमाउंट कितना आएगा उसके लिए हमको नरेशन पढ़नी है। बीइंग मनी रिसीव ऑन 900 डिबेंचर लिखा हुआ है एट ₹95 95 रुपये लिए हैं हमने कितने में बच्चे बेटे 900 डिबेंचर्स पे। ठीक है बात, तो देखें कितना हमारा 900 इंटू अगर हम 95 करें इट विल बिकम 85,500। तो ये आपका बन रहा है बच्चे 85,500। ठीक है बात, यहां पर भी आप लिख देंगे 85,500। तो पहली बात तो यहां खत्म हो गई। सेकंड एंट्री की अगर हम बात करें तो यहाँ डैश अकाउंट डेबिट अब क्या आया पता नहीं, तो 15% डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट किया हुआ है, तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट क्रेडिट किया हुआ है 9,000 रुपए से, ये हमको दे रखा है। ठीक है, तो क्वेश्चन फ्लैश करने में थोड़ा सा गलती हो गई थी। ठीक है, वो थोड़ा मैं एक लाइन एक्स्ट्रा मैंने पढ़ दी यहाँ पे, है ना, वो थी नहीं एक्चुअली लाइन क्वेश्चन में थी ही नहीं, वो थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा वो ऊपर वाला क्वेश्चन गलती से मैंने देख दिया। तो एक लाइन आपको जो एक्स्ट्रा मैंने बताई है 15% डिबेंचर के बाद एक 2 डैश अकाउंट कहा था शायद से, वो नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर 15% डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट किया हुआ है, तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट क्रेडिट किया है 9,000 रुपए से। अब इसके लिए हमको नरेशन पढ़नी पड़ेगी। बीइंग इश्यू ऑफ 900 डिबेंचर लिखा हुआ है। ठीक है, 900 डिबेंचर है गुरु, और एट अ डिस्काउंट कह रहा है ऑफ 5% का डिस्काउंट रहा था, रिडीमेबल ऑफ, ठीक है, रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 10% के प्रीमियम पर ही रिडीम होने जा रहा है। अब यहाँ पर पहला अकाउंट तो हम करते हैं बच्चे, है ना, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ठीक है बात, एंड अलॉटमेंट। तो पहली तो हम बात यहाँ वाली कर लेंगे जो 85,500 वाली बात है बच्चे, ये हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है बात, अच्छा अब यहाँ पे कह रहा है कि जो 900 डिबेंचर इशू किए गए वो 5% के डिस्काउंट पर इशू किए गए। एक बात, यानी 5% का डिस्काउंट मतलब हुआ 5 रुपए का डिस्काउंट दिया होगा। कैसे लगाया मैंने साहब, यहाँ 95 लिए हैं इसने, 95 का थोड़ी रहा होगा ये डिबेंचर 100 का रहा होगा, है ना, 100 का 5% दिया होगा डिस्काउंट तब जाकर 95 होगा, ऐसे हिसाब लगाया। तो 5 का नुकसान तो बेटा आपको इशू करते वक्त हुआ, एक बात। उसके बाद अब कह रहा है कि रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, ये जब रिडीम होगा उस टाइम पर भी आपको 10% का लॉस रहेगा, क्योंकि आप प्रीमियम पर रिडीम करने जा रहे हैं, यानी 100 का जो डिबेंचर है उसके बदले आप 110 रुपए देने जा रहे हैं, तो आपको 10 रुपए का लॉस यहाँ भी होगा बच्चे। ठीक है, तो अल्टीमेट लेवल पर आपको हुआ लॉस 15 रुपए का, आपको लॉस अल्टीमेट लेवल पर हुआ 15 रुपए का। और जो एंट्री डेबिट की है ना, जो डेबिट की है, डेबिट लॉस को ही डेबिट कर सकते हैं और कोई तरीका है नहीं है, या फिर कोई एंट्री डेबिट जाती ही नहीं है। तो यहाँ हम लिखेंगे बच्चे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। ठीक है बात, इशू ऑफ डिबेंचर। तो ये फील हो गई हमारी सारी बातें। तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर की अगर हम बात करें तो हमें 900 डिबेंचर पर 15 रुपए का लॉस हुआ, 900 पर 15 रुपए का लॉस हो रहा है, यानी 13,500 आ रहा है बच्चे, ये लॉस हमें हुआ 13,500 का। ठीक बात, अब यहाँ 15% डिबेंचर में कितना डालें भाई, 15% डिबेंचर, ये 15% डिबेंचर आपने किया है, डिबेंचर होल्डर का अकाउंट है, यहाँ पर उतना अमाउंट डाला जाता है जितने का वाकई में डिबेंचर था। तो वाकई में डिबेंचर 100 रुपए का था। ठीक है बात, और थे कितने भाई 900 थे, दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, आप मालिक पूरे से बनाएंगे ना। 95 रुपए आप ले रहे हैं, लेकिन सामने वाले से आप कह रहे हैं ऐसा कि आपको मालिक 100 से बनाया जाएगा। ठीक है बात, तो यहाँ पर 900 इंटू 100 अगर करें हम लोग तो ये होगा बच्चे 90,000 रुपए होगा। 9 कम 9 2 जीरो, ये 2 जीरो, तो 4 जीरो आ गए। तो यहाँ पर आपका आएगा बच्चे, इस साइड क्रेडिट में हम करेंगे तो 90,000 रुपए ये बच्चे आएगा। ठीक है बात, तो ये तरीका हुआ एंट्री हम लोग का करने का। एक बार मैं अकाउंट मैच कर ले रहा हूँ, दोनों साइड बैलेंस मैच कर रहा है कि नहीं। ये 99,000 रुपए आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। तो 99,000 रुपए दोनों साइड की बात हो रही है, यहाँ पे डेबिट साइड में 99,000, यहाँ पे 99,000। तो ये तरीका था सेकंड वाले केस को सॉल्व करने का। ठीक है बात, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर क्लियर नहीं होता कोई बात तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, उसके रिगार्डिंग मुझे अगर टाइम मिला तो मैं फिर एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा। फिलहाल ये इतना मुश्किल है नहीं, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, है ना, थोड़ा सा वीडियो 2-3 बार सुनिए, अगर नहीं भी समझ में आ रहा तो फिर, और ऐसा नहीं समझ में आने वाला कोई केस है ही नहीं। ठीक है बात, चलिए बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। ठीक है बात, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें एक बारी, फिर हम आगे वाले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं कि आगे वाला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। ठीक है बात, चलें तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है फ्रॉम द रिजोल्यूशन। तो लिखा है कि पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ए एंड बी हु आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। ठीक है बात, ए और बी की फॉर्म को डिसॉल्व करना है और कुछ एंट्री
डिसोल्यूशन के रिगार्डिंग हम लोग को बेटा करनी है। ठीक है बात, बहुत ज्यादा मुश्किल केस है नहीं। तो हमारे पास ए क्वेश्चन है, मशीनरी कॉस्टिंग ₹40,000 वर टेकन ओवर बाई बी at 10% less than the book value. Then question number B है हमारे पास, there were unrecorded investment costing ₹30,000 which were taken over by creditors of ₹75,000 in part payment, rest creditor were paid at 10% discount। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। A agreed, जो A है पार्टनर उसकी बात हो रही है, A agreed to take ₹3,800 in full settlement of his loan of ₹4,000 given to the firm। ठीक है, अभी फिलहाल मैं क्वेश्चन आपको पढ़ दे रहा हूं, फिलहाल समझते हैं इसको कैसे करना है हम लोगों ने। फिर बात करता है लास्ट वाले की, एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन ऑफ ₹15,000 वर पेड बाय द पार्टनर बी ऑफ विच ₹12,000 वर बॉर्न बाय द फर्म। तो ये हमारा बेटा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व किस तरीके से करना है उसके ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं, इंडिविजुअल समझने का प्रयास करते हैं। और फिर मैं आपसे कह रहा हूं कि फॉर्मेट बच्चे, फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट बात हुई, अपने फॉर्मेट यूज करना है। ठीक है, फिलहाल के केस में मैं फॉर्मेट यूज नहीं करूंगा बिकॉज फिर जगह का इशू हो जाता है और फिर थोड़ा टाइम कंज्यूम करता है वो फॉर्मेट। तो आप लोग फॉर्मेट के अंदर करिएगा, पर्टिकुलर्स जो हम करते हैं, पर्टिकुलर्स हो गया, एलएफ डेबिट क्रेडिट करके जो हम बनाते हैं, ऊपर से जनरल एंट्री ऑफ, है ना, जनरल ऑफ ए एंड बी। तो इस तरीके से आप लोगों ने ऊपर से लिखना होता है, हेडिंग डालनी होती है, प्रॉपर तरीके से आप लोगों ने काम करना है एग्जाम में। तो एग्जाम में आपको कई बार कह चुका हूं कि आप कितने क्वेश्चन कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आप किस तरीके से कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट हुआ, है ना। बहुत प्रेजेंटेशन आपका बहुत ज्यादा मायने रखता है, आपका प्रेजेंटेशन बहुत शानदार होना चाहिए। जैसे मैं कर रहा हूँ रफली, अगर ऐसे करके चले आएंगे तो फिर मार्क्स कटेंगे आपके। ठीक है बात, चलिए करते हैं इसके ऊपर बात। चलिए बच्चे, तो देखिए कैसे इसने कर रखा है। तो पहली बात करता है कि मशीनरी कॉस्टिंग ₹40,000, है ना, एक मशीन थी। देखो समझने का प्रयास करें, आराम से समझने का प्रयास करें कि हम कर क्या रहे हैं। देखो एक मशीन आपकी है, कितने की बच्चे, 40,000 की एक मशीन है। आगे क्वेश्चन बात करता है कि एक मशीन है 40,000 रुपए की, और वहां पर कह रहा है कि वो टेकन ओवर बाय बी, वो बी ने ले ली, ये मशीन ले ली बी ने। मशीन बी किसने ले ली बच्चे, बी ने ले ली। कैसे, 10% लेस में, है ना, 10% लेस में ली, मतलब 10% उसका अमाउंट उसने कम दिया। अब ये मशीन ली बी ने। तो जब भी हम डिसोल्यूशन के रिगार्डिंग एंट्री करते हैं ना, एक बात हमें बड़ी क्लियर होनी चाहिए कि जितनी भी हमारी एसेट्स हैं, हमारी वो एसेट, जितनी भी एसेट्स हैं, जितनी भी लाइबिलिटीज हमारी है ना, ये दो चीजें हमारी जो होती हैं, इन एसेट्स और लाइबिलिटीज को हम एक कमरे में बंद कर चुके होते हैं। उस कमरे का नाम होता है रियलाइजेशन अकाउंट। ये बात बहुत शानदार तरीके से आपको याद होनी चाहिए कि जब भी हम फर्म को डिसॉल्व करने जाते हैं, जितनी भी हमारी एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज हैं, वो सारी की सारी भेज दी गई हैं कहां बेटे, रियलाइजेशन अकाउंट में। अगर रियलाइजेशन अकाउंट में भेज दी गई है तो किसी बंदे का नाम, किसी एसेट्स का नाम, है ना, मतलब किसी एसेट्स का नाम हम यूज नहीं करेंगे, किसी लाइबिलिटी का नाम हम यूज नहीं करेंगे, हम उनके नाम के बदले यूज करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट। हमेशा हमें एक सिंपल सी बात याद रखनी है, डिसोल्यूशन की जो एंट्रीज हैं बड़ी सिंपल एंट्री रहती हैं, बस बशर्ते कि थोड़ा बहुत लॉजिक हम लोग को पता हो। तो हमें एक बात हमारे माइंड को बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि बिल्कुल भी किसी एसेट्स और लाइबिलिटी का नाम यूज नहीं करना है। ठीक है बात। अब यहाँ पर आप देखें क्या लिखा है कि मशीन थी 40,000 रुपए की, ठीक हो गया बात, लेकिन ये ले किसने ली, बी ने ले ली, कितने में, 10% कम वैल्यू में। अब 40,000 का अगर आप 10% निकालिएगा, इट विल बिकम 4,000। क्लियर है बात, ये बनेगा 4,000। तो यानी अल्टीमेट लेवल देखें तो 36 की मशीन ले ली बी ने, जो 40,000 की थी जिसकी वैल्यू, उसको 36 में ले लिया बी ने। अब ये मशीन तो है ही नहीं हमारे पास, मशीन तो है ही नहीं हमारे, मशीन के बदले हमारे पास क्या है बच्चे, रियलाइजेशन अकाउंट है हमारे पास। तो सारी की सारी एंट्री होंगी रियलाइजेशन के नाम से। अच्छा, अब ये जो मशीन है ली किसने, बी ने ले ली। क्लियर है बात, ये मशीन किसने ली, बी ने ली। तो अगर बी ने ली तो ये थोड़ी कि बी ने ले ली तो बी अमाउंट पे नहीं करेगा। अब बी से हम ऑन द स्पॉट अमाउंट तो लेते नहीं है, कहीं पार्टनरशिप में आपने देखा नहीं हुआ ऑन द स्पॉट उससे पैसा लिया नहीं जाता। लेकिन अगर उसने 36,000 का ले रखा है तो 36,000 उसके अकाउंट से डिडक्ट करने पड़ेंगे, उसकी कैपिटल से हमको डिडक्ट करने पड़ेंगे। और जब भी अमाउंट कैपिटल से डिडक्ट होते हैं उस टाइम पर उस पर्टिकुलर बंदे की कैपिटल को हम लोग डेबिट करने का काम करते हैं। ठीक है बात, तो यहाँ हम लोग डेबिट करेंगे। तो पहली एंट्री में हम लिखेंगे बीज कैपिटल अकाउंट, हम करेंगे बीज कैपिटल अकाउंट। तो हम बी के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे बच्चे विथ ₹3,600। क्यों 4,000 क्यों नहीं, क्योंकि सॉरी नॉट 36,000 बच्चे, 40,000 क्यों नहीं, क्योंकि उसने 10% की कम वैल्यू हमको दी है बच्चे। तो अब अब रहा बात अब टू मशीन आप लिख नहीं सकते, लिखना आपको टू मशीन चाहिए था, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं एसेट्स और लायबिलिटी हम लोग भेज चुके हैं कहां, रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। तो एंट्री भी इसी के नाम से होंगी, टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है बात, टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट कर देंगे बच्चे हम लोग 36,000 से। और जो बात इस एंट्री के अंदर हो रखी है वो नरेशन के रूप में लिख दें आप लिख दें बीइंग मशीनरी टेकन ओवर बाय बी
एट 10% लेस देन बुक वैल्यू, ये इसकी नरेशन आएगी बच्चे। ठीक है बात, आई होप बात क्लियर हुई हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है कि देयर वर अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग ₹30,000 वर टेकन ओवर बाय क्रेडिटर ऑफ ₹75,000 इन पार्ट पेमेंट, रेस्ट क्रेडिटर वर पेड एट 10% डिस्काउंट। इसको एक बार समझें कि बात हो क्या रही है। ठीक है बात, मैं तोड़ता हूं क्वेश्चन एक बारी, तो फिर हम समझेंगे कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है या फिर इसका तोड़ क्या है। ठीक है बात, तो बात करता है कि भाई देयर वर अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट हमारे पास थे इन्वेस्टमेंट, हमारे पास थे बच्चे इन्वेस्टमेंट। ठीक है बात, इन्वेस्टमेंट थे हमारे पास, वो हम देख लें कितने के हमारे पास इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, आराम से समझने का प्रयास करिएगा, थोड़ा सा वीडियोस लेंदी हुए हैं आई नो, लेकिन चीजें स्किप करके मत सीखिएगा। ठीक है बात, तो लिखा है देयर वर अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग ₹30,000। हमारे पास एक 30,000 का इन्वेस्टमेंट था जो अनरिकॉर्डेड था, मतलब उसकी एंट्री हम लोगों ने करी नहीं थी, या उसको रिकॉर्ड नहीं करा था, या उसको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया था। लेकिन हमने अगर ट्रांसफर नहीं किया था कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, लेकिन आप किसी भी इंडिविजुअल चीज का नाम नहीं यूज करेंगे, आप यूज करेंगे रियलाइजेशन का ही नाम आपने यूज करना है। ठीक है बात, 30 का था। हमारे पास जो क्रेडिटर थे ना, जो हमारे पास क्रेडिटर थे अल्टीमेट लेवल पर, वो थे हमारे पास 75,000 रुपए के। तो इन क्रेडिटर ने क्या किया, तो कह रहा है कि देयर वर अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग ₹30,000 व्हिच वर टेकन ओवर बाय क्रेडिटर ऑफ ₹75,000 इन पार्ट पेमेंट, रेस्ट क्रेडिटर वर पेड एट 10% डिस्काउंट। तो जिन बाद में जो पे किया गया ना इनको, वो 10% के डिस्काउंट पर पे किया गया। ठीक है बात, आई होप क्वेश्चन अभी क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन कहता है कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट है 30,000 रुपए के, ये रिकॉर्ड नहीं है। एक बात बड़ी मजेदार मैं करने जा रहा हूं, उसे समझिएगा अच्छे। इन्वेस्टमेंट है 30,000 रुपए के, क्रेडिटर है हमारे 75,000 रुपए के, इनको ये 30,000 रुपए दे दिए गए, भाई ये इन्वेस्टमेंट पकड़ो, आप ले लिया उन्होंने इन्वेस्टमेंट। बाद में जो पेमेंट बचता है, जो बैलेंस बचता है, उस बचे हुए बैलेंस की पेमेंट करेगी 10% के डिस्काउंट पर। मतलब 75 के थे हमारे पास क्रेडिटर, इनको 30 का पकड़ा दिया गया बच्चे एक इन्वेस्टमेंट, तो बचे आपके पास 45,000 पे आपके पास फिलहाल बचने वाले हैं। तो इन 45,000 को हमने पे करा 10% के डिस्काउंट पर। ये है क्वेश्चन। अब देखें, इन्वेस्टमेंट दिया गया क्रेडिटर्स को, तो एक बात याद होगी आपको डिसोल्यूशन के टाइम पर, जब भी हम किसी एसेट्स का पैचअप किसी लाइबिलिटीज के साथ करवाते हैं तो उसकी एंट्री हम नहीं करते। मतलब अगर कोई लाइबिलिटी हम पे करें एसेट्स देकर, लाइबिलिटी खत्म कर दी एसेट्स देकर, तो यहां एंट्री नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी, अल्टीमेट लेवल पर इफेक्ट आपका वही पड़ जाएगा। ठीक है बात, तो इसलिए हम एंट्री को अवॉइड करते हैं। मतलब अगर याद रखना है कि अगर किसी एसेट्स को दिया गया इन प्लेस ऑफ द लाइबिलिटीज, तो उस केस की एंट्री हम लोग नहीं करते। ठीक है बात, तो 30 की एंट्री तो हम नहीं करेंगे। अब बचा हमारा 45,000 रुपए। 45,000 रुपए भी आपने 10% का डिस्काउंट दिया बच्चे, तो 10% का डिस्काउंट अगर आप देखें तो 4500, यानी जो 45,000 है उसमें 4500 और लेस कर लें, तो आपको अल्टीमेट लेवल पर कितनी पेमेंट करनी पड़ी, 4 से 4 की, तो 40,500 की आपको पेमेंट करनी पड़ी। ठीक है बात, अब अगर पेमेंट करनी पड़ी, पेमेंट अगर गई होगी तो भाई बैंक से गई होगी। अगर बैंक देता है तो बैंक रियल अकाउंट की तरह ट्रीट होता है पार्टनरशिप के अंदर। तो जब बैंक ने पेमेंट दिया होगा तो व्हाट गोज आउट, तो बैंक को तो क्रेडिट करेगा, तो बैंक ने क्रेडिट किया। अब डेबिट क्या करें, डेबिट क्रेडिटर को कर दें क्या, नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि सारी लाइबिलिटी और एसेट्स कहां भेज दी गई थी ऑलरेडी, रियलाइजेशन वाले कमरे में। तो हमने क्या करना है बच्चे, बी वाली एंट्री में हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। ठीक है, हम बात कर लेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट विथ ₹40,500, और फिर हम लोग लिखेंगे बच्चे टू बैंक अकाउंट। ठीक है बात, आई होप बात अभी क्लियर हुई होगी। 40,500। अब नरेशन की अगर बात करें तो नरेशन क्या लिखने वाले हैं, तो बीइंग क्रेडिटर सेटल्ड एट 10% डिस्काउंट। सिंपल से आप बात लिख दें, बीइंग क्रेडिटर्स सेटल्ड एट 10% डिस्काउंट। ठीक है बात, आगे बात हम लोग कर लेते हैं। आगे है ए एग्रीड टू टेक ₹3,800 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज लोन ऑफ ₹4,000 गिवन टू द फर्म। मतलब देखो, ए है एक बंदा, है ना, इसने फर्म को 4,000 का लोन दे रखा है। पहली बात तो ये है गुरु, ये ए है, इसने 4,000 रुपये फर्म को लोन दिया हुआ है। दूसरी बात, जब पे करने की बारी आई तो इसने कहा चलो हटाओ छोड़ो, आप 3,800 रुपये ही मेरे को दे दो, नहीं चाहिए आपके 4,000 रुपये, आप 3,800 की पेमेंट मुझे कर दो, ये कहा उसने। ठीक है बात, अब हमें इसकी एंट्री बच्चे करनी है। इसकी एंट्री हम लोग को करनी है। एंट्री हम लोग किस तरीके से करने वाले हैं, पहले तो आप एक बात याद रखें कि जो ए है ना बच्चे, ये ए ने फर्म को लोन दे रखा है ना, ये ए ने इसको फर्म को लोन दे रखा है। अब हम जब एसेट्स और लाइबिलिटीज भेजने का काम करते हैं ना इनटू द रियलाइजेशन अकाउंट, तो वहां पर हम किसी पार्टनर का इंडिविजुअल लोन ट्रांसफर नहीं करते।
ठीक है, मतलब उसमें फर्स्ट पार्टी की कोई भी चीज ट्रांसफर नहीं होती। फर्स्ट पार्टी मतलब ओनर, ओनर की कैपिटल को हम ट्रांसफर नहीं करते, ओनर ने अगर लोन दिया है तो उसको हम ट्रांसफर नहीं करते, उसमें सिर्फ हम सेकंड और थर्ड पार्टी को ही ट्रांसफर करने का काम करते हैं। यानी ये जो ए है ना, ए का जो लोन है, अल्टीमेट लेवल पे कहने का मतलब ये है कि जो ए का लोन है वो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया गया होगा। ठीक है बात, अगर नहीं किया गया होगा तो अब देखो एंट्री हमको किस तरीके से करनी है। तो सी की बात करें, अब ए ने जब लोन दिया होगा ना तो बैंक अकाउंट डेबिट टू एज लोन किया होगा कि नहीं किया होगा। भाई ए ने लोन दिया, बैंक अकाउंट डेबिट किया, दिया किसने, ए ने दिया, तो एज लोन लिखा होगा। अब इसको हम सेटल करते वक्त डेबिट करेंगे तो लिखेंगे एज लोन अकाउंट। ठीक है बात, यहां पर हम नाम यूज करेंगे एज लोन अकाउंट डेबिट। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये इंडिविजुअल चीज रियलाइजेशन के अंदर भेजी नहीं गई थी, अगर भेजी नहीं गई थी तो फिर हमें नाम यूज करना पड़ेगा। एज लोन अकाउंट डेबिट किया 4,000 रुपए के साथ। ठीक बात, टू करें हम बैंक हम लोग करेंगे भाई, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा विद ₹3,800। ये बात भी समझ में आ रही होगी कि भैया 800 3,800 की पेमेंट हम लोगों ने कर रखी है, अब 200 रुपए का झोल हो रहा है। अभी तो 200 का झोल है ना बच्चे, ये 200 का फायदा है हमें। जब हमने फर्म को डिसॉल्व करवाया था 200 का फायदा हो गया, 200 का फायदा का है तो कहां डालोगे, रियलाइजेशन में डालोगे, तो यहां लिखोगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है बात, तो यहां पर मैंने इस तरीके से इस एंट्री को सेटल आउट करना था। नरेशन की अगर हम बात करें तो लिखेंगे बीइंग एज लोन सेटल्ड एट ₹3,800। हम लोग लिखेंगे बीइंग एज लोन सेटल्ड एट ₹3,800। ठीक है बात, दोबारा समझे क्वेश्चन। लास्ट वाला क्वेश्चन हमसे कहता है कि एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन ₹15,000 वर पेड बाय द पार्टनर बी, ऑफ विच ₹12,000 वर बॉर्न बाय द फर्म। मतलब अब अल्टीमेट लेवल पर एक थोड़ा सा हल्का सा मतलब और समझ लें। ठीक है, आखिरी एंट्री हमारी है, समझने का प्रयास कर लें एक बार कि किस तरीके से एंट्री होने वाली है बच्चे। ठीक है बात, चलें देखें। एक पार्टनर है बी, इसने 15,000 रुपये पे किया। क्या क्या पे किया, जब उसने फर्म को रिलीज करवाया ना तो खर्चा आया होगा, उस खर्चे को हम बोलते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, तो वो आया आपका 15,000 रुपये। ठीक है बात, अच्छा इसमें से 12,000 रुपये बॉन्ड करेगी फर्म लिखा हुआ है। मतलब जब फर्म को रिलीज करा गया, जब रिलेशन की बात हुई, डिसोल्यूशन की बात हुई, तो उस टाइम पर जो खर्चा आया ना डिसॉल्व करने में, वो 15,000 रुपये आया, वो अपने जेब से दिया बी ने। ठीक है बात, लेकिन 12,000 रुपए के खर्चे के लिए लायबल है कंपनी, यानी कंपनी ने कहा था कि अगर खर्चा 12,000 रुपए आएगा तो मैं पेमेंट करूंगी, उसके ऊपर जाएगा, तेरी जिम्मेदारी है। ठीक है बात, तो ये 12 किए तो पे बी ने है, पूरे 15,000 रुपए उसने पे किए, लेकिन कंपनी जिम्मेदार है सिर्फ 12,000 रुपए के लिए। तो कंपनी बी को 12,000 रुपए चुका देगी, अभी तो नहीं चुकाएगी, चुकाएगी बाद में। अगर बाद में चुकाएगी तो बी की बन गई इनकम, और जब भी पूरे पार्टनरशिप के अंदर इनकम पार्टनर्स की बनती है, दे विल गोस टू द क्रेडिट साइड, तो ये क्रेडिट जाएगा। और डेबिट हम लोग क्या करेंगे बच्चे, डेबिट हम करेंगे रियलाइजेशन, है ना, तो रियलाइजेशन। ठीक है, अकाउंट हम लोग डेबिट करेंगे विथ ₹12,000। हम जो फर्म है, फर्म की जिम्मेदारी सिर्फ 12,000 की थी, इसलिए फर्म सिर्फ 12,000 से उसको डेबिट करेगी, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हुआ 12,000 रुपए से, और टू लिखेंगे बीज। ठीक है, बीज कैपिटल अकाउंट, ये कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा बी के। ठीक है, बी को हम बाद में ट्रांसफर करने का काम करेंगे, मतलब फिलहाल हमने ट्रांसफर कर दिया, पेमेंट बाद में होगी उसकी। ठीक है बात, तो इस तरीके से हम लोग एंट्री करने वाले हैं। नरेशन हम लिखेंगे बीइंग रिलेशन एक्सपेंसेस पेड बाय बी एंड बॉर्न बाय द फर्म। ठीक है, बीइंग रिलेशन एक्सपेंसेस पेड बाय बी एंड बॉर्न बाय द फर्म, ये हम इसमें रिलेशन लिखने का काम करेंगे बच्चे। तो आई होप यहां तक की बात बिल्कुल क्लियर हुई होगी। ठीक है बात, एक आखिरी क्वेश्चन है, उस आखिरी क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक, तो आज के लिए इतना ही रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी 29-30 मिनट की वीडियो हो चुकी है ना। अदरवाइज क्वेश्चन तो मैंने 4 टाइप किए थे बट हो नहीं पाया। चलिए थर्ड क्वेश्चन हम लोग लिख रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन में है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट डेट इक्विटी रेशियो एंड करंट रेशियो। हम लोग को डेट रेशियो एंड करंट रेशियो की बात करनी है। ठीक है बात, ये बिल्कुल अक्सर पेपर में देखा गया है ना, 4 नंबर वाले क्वेश्चन में। तो सारे रेशियो के क्वेश्चन अगर आपको आते हैं ना तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं आते है ना, पूरे रेशियो की चीजें नहीं आती, तो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि जो रिलेवेंट है ना उन्हीं को आप पढ़ लीजिए, उन्हीं के फॉर्मूले याद कर लीजिए, क्योंकि रेशियो वाले चैप्टर में पढ़ने को बहुत कुछ है ना, बहुत भारी भरकम चैप्टर है, बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं। फॉर्मूले अगर आपको आते हैं तो ठीक है, अदरवाइज फिर बड़ी प्रॉब्लम ही क्रिएट करता है चैप्टर। तो आप रिलेवेंट चीजें पढ़ ले, आप रिलेवेंट चीजें आएंगी कहाँ से, बार बार सैंपल पेपर देखिए, यहाँ वहां से चीजें खगा लिए, मिल जाती हैं चीजें। ठीक है बात, बहुत बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं चल रहा।
चलिए, तो हमें फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कंप्यूट डेट इक्विटी रेशियो हम लोग को निकालना है। हमें दिया लॉन्ग टर्म बोरिंग 3 लाख रुपए की, करंट लायबिलिटी 50,000 रुपए की, इन्वेंट्री 6,000 रुपए की, प्रीपेड एक्सपेंसेस 4,000 रुपए के, नॉन करंट एसेट दे रखी है 3,60,000 की, करंट एसेट हम लोग को दे रखी है 90,000 रुपए की। देखिए बच्चे, क्वेश्चन हम लोग किस तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन है दैट इज लॉन्ग टर्म बोरिंग हम लोग को गिवन है 3 लाख रुपए की, और उसके बाद करंट लायबिलिटीज गिवन है 50,000 रुपए की, इन्वेंट्री हमको गिवन है 6,000 रुपए की, फिर बात है प्रीपेड एक्सपेंसेस हमें 4,000 रुपए दे रखे हैं, नॉन करंट एसेट्स हमें 3,60,000 की दी हुई है, और करंट एसेट्स हमारे पास है 90,000 रुपए की। अब हमें निकालना क्या है, पहली बात तो कह रहा है कि डेट टू इक्विटी रेशियो, यानी डेट टू इक्विटी रेशियो हम लोग को निकालना है, और उसका फॉर्मूला हमारे पास हुआ डेट अपॉन इक्विटी। फॉर्मूला हमारे पास क्या हुआ बच्चे, डेट अपॉन इक्विटी। डेट का मतलब क्या है, डेट का मतलब लॉन्ग टर्म बोरिंग से मेरा मतलब है, लॉन्ग टर्म डेट से मेरा मतलब है। इस डेट में कभी भी करंट लायबिलिटीज नहीं डाली जाती, ये डेट हमेशा लॉन्ग टर्म डेट की बात करता है। अपॉन इक्विटी बात करें, इक्विटी क्या है, इक्विटी कैसे निकलती है, इक्विटी को निकालने के दो फंडे हैं, एक लायबिलिटी साइड अप्रोच है और एक एसेट साइड अप्रोच है। ठीक है बात। तो फिलहाल लायबिलिटी साइड की बात करें तो वहां पर हमें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है ना, इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस चाहिए, या तो ऐसे निकालें आप, इसी का मतलब इक्विटी हुआ है ना। अगर वो अप्रोच आपके पास नहीं तो देखो हमारे पास इक्विटी का क्या फॉर्मूला यहाँ पर बनेगा, इस हिसाब से हम देखो हमारे पास एक 11 में फॉर्मूला हुआ करता था है ना, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अगर हमें कैपिटल निकालनी हो तो ए से आप एल माइनस कर लीजिए, आपका सी आ जाएगा। इसी सी को हम यहाँ इक्विटी कह दे रहे हैं, बस इतना ही डिफरेंस है, अदरवाइज है नहीं कुछ। इक्विटी का मतलब वही है, अल्टीमेट लेवल पर शेयर कैपिटल की बात हो रही है। ठीक है बात। अच्छा, कैसे निकलेगा इक्विटी, करंट एसेट्स, और हम कह रहे हैं ना एसेट माने लायबिलिटी करेंगे, तो जितनी भी एसेट्स हैं हमारे पास, एसेट्स क्या है, करंट एसेट्स हैं, नॉन करंट एसेट्स हैं। अच्छा, अब हमारे पास करंट एसेट्स हैं और यहाँ पर हमें दिया है इन्वेंट्री दी है 6,000 रुपए की, प्रीपेड एक्सपेंसेस दिए हैं 4,000 रुपए के। अब ये दोनों इन्वेंट्री और प्रीपेड होते हैं क्या, ये भी तो करंट होते हैं। अब अगर ये करंट होते हैं तो ये करंट में इंक्लूड होंगे ऑलरेडी, इस करंट में ऑलरेडी इंक्लूड होते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने सिर्फ करंट एसेट्स लिया। बात करें नॉन करंट एसेट्स की, वो हमारे पास दे रखे हैं बच्चे, देखो 3,60,000 की ये दी है। लॉन्ग टर्म बोरिंग की बात करें तो वो हमें दी है बच्चे 3 लाख रुपए की, और करंट लायबिलिटी को अभी हम लेस करेंगे, वो हमें दी है 50,000 रुपए की। ठीक है बात। तो करंट एसेट हम देखें वो हमारे पास है बच्चे 90,000 रुपए की, ये है 90,000। करंट जो नॉन करंट एसेट्स हैं वो हमारे पास है बच्चे 3,60,000, वो हमारे पास है बच्चे 3,60,000 रुपए की, माइनस करेंगे लॉन्ग टर्म बोरिंग। लॉन्ग टर्म बोरिंग की अगर बात करें तो डेट 3 लाख। ठीक है बात, 3 लाख की लॉन्ग टर्म बोरिंग है, और करंट जो बोरिंग है यानी जो करंट लायबिलिटीज है वो हमारी है 50,000 रुपए। ठीक है, तो ये अल्टीमेट लेवल पर हुआ 3, 60, 40 और 4, 50, ये हमारा होता है ऐड करके 4,50,000 माइनस 3, और ये माइनस माइनस है तो 3, 50 हो जाएगा। ठीक है बात। तो ये हमारा बच्चे आएगा अल्टीमेट लेवल पर 1 लाख। तो हमारा जो इक्विटी आई बच्चे वो आई 1 लाख रुपए की। तो हम 1 लाख यहाँ फिलहाल लिख दें, 1 लाख यहाँ लिखें, और एक से अगर 3 लाख को काटेंगे तो ये आएगा बच्चे 3, है ना, यह आएगा आपका 3। तो आंसर हमारा आया 3:1। ठीक है बात, आई होप बात क्लियर हुई होगी। अब बात करें करंट रेशियो की। करंट रेशियो में हमको निकालना है, इसका फॉर्मूला करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी होता है, हमें पता है अच्छे से। जो करंट रेशियो है उसका फॉर्मूला करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी है। करंट एसेट्स हमें साफ साफ गिवन है यहाँ पे, करंट एसेट्स हमको गिवन है 90,000 रुपए की, और लायबिलिटीज हमें गिवन है बच्चे 50,000 रुपए की। ठीक है बात। तो ये आपका अल्टीमेट लेवल पर लगभग अगर हम इसका पॉइंट निकालें तो बच्चे ये आपका आ रहा है 1.8। ठीक है, ये कट करने के बाद आपका 1.8 आ रहा है, रेशियो 1 आप लगा दीजिए, 1.8:1। ये हमारा करंट रेशियो रहेगा बच्चे। ठीक है बात। तो आज के लिए इतना ही है ना, इतनी बात आज के वीडियो में हमने 3 क्वेश्चन किए, और काफ़ी बढ़िया और मज़ेदार क्वेश्चन थे, इन्हें अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है बात, जम के पढ़ाई करिएगा, खूब मन लगा के पढ़ाई करिए। अगर अच्छी परसेंटेज आपको चाहिए तो बहुत अच्छे से आपने शिद्दत से मेहनत करनी है, और मेहनत करने वालों को ऊपर वाला हमेशा दिया करता है, ये बात आप याद रखें। ठीक है बात, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।